हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए उनके सब्जेक्ट कोड CC5 जो है वुमेन इन हिस्ट्री, इससे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है वह है आधुनिक भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हम इस विषय को प्रारंभ करें इससे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों से गुलामी के पश्चात जब भारत को मुक्ति प्राप्त हुई तो महिला अधिकारों के क्षेत्र में अनेक उन्नति हुई। भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए अनेक प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। इसी कड़ी में महिलाओं में जागृति भी आई और अनेक नारीवादी आंदोलन भी चलाए गए। इन सब की परिणति हम उनके वैधानिक अधिकारों में बढ़ोतरी से देख सकते हैं। तो चलिए इस विषय को हम संक्षेप में जानते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति सम्मानपूर्ण और आदरणीय थी। इस अवधि में आर्य अपने समस्त धार्मिक एवं पवित्र कर्म महिलाओं के सहयोग से ही संपादित करते थे और स्त्रियों को अर्धांगिनी या अर्धस्वामिनी के नाम से पुकारा भी जाता था। परंतु धीरे धीरे उनका आदर और सम्मान में गिरावट आने लगा। उनकी शिक्षा में पतन हुआ और इसके साथ साथ उनकी मर्यादा और गरिमा का भी पतन होने लगा। 19वीं शताब्दी तक महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता था। पर्दा प्रथा उनकी योग्यता को निखारने नहीं देती थी और संपत्ति पर अधिकार से वंचित होने के कारण वह सम्मान अर्जित नहीं कर पाई थी। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। महिलाओं की उपेक्षा किए जाने के कारण पर्याप्त समय तक देश गुलामी की श्रृंखलाओं में जकड़ा रहा। अंग्रेजों ने भारत को कमाई का जरिया बनाया, कच्चा माल सस्ते मूल्य पर खरीदा और अपने निर्मित माल को महंगे भाव पर बेचकर भारत का आर्थिक शोषण किया और भारत की उन्नति व समृद्धि का विनाश करके उसे एक पिछड़ा हुआ देश बना दिया। वह महिलाओं की समानता हेतु कुछ कदम भी उठाए गए, किंतु ईसाई धर्म प्रचारकों ने कन्याओं के लिए अलग स्कूल खोले क्योंकि भारतीय बालिकाओं को बालकों के स्कूल में पढ़ने की आज्ञा प्रदान नहीं करते थे और वे उनके इस भ्रम को भी समाप्त नहीं कर पाए थे कि शिक्षा ग्रहण करने से लड़कियां विधवा हो जाती हैं। कालांतर में डेविड हेयर ने भारत में विज्ञान और पश्चिमी साहित्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया और 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच महिलाओं को उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दिया, जिससे देश में एकता की भावना का संचार हुआ और राष्ट्रीयता की भावना में विकास देखा गया। शिक्षित भारतीय पुरुष शिक्षित कन्याओं से विवाह करने के इच्छुक थे, अतः महिला शिक्षा में भी उत्थान होने लगा। अंग्रेजी सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार और कानूनों के बनाए जाने से महिलाओं को वैधानिक स्थिति में अधिक परिपक्वता दिखाई देने लगी। इस काल में नारी आंदोलन का भी सूत्रपात हुआ, जो बाद में
राष्ट्रीय आंदोलन में विलय कर गया और महिलाओं को अपनी देशभक्ति का परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी इस अद्भुत जागृति का पूर्ण श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया और वे विदेशी मालों की दुकानों पर धावा देने के लिए आगे आए और सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कुछ समय पहले ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा कन्या पाठशालाएं भी स्थापित की गई। मुख्यतः ये कन्याएं थी जिनके माता पिता ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके थे। 1849 ईस्वी में इस प्रकार की एक पाठशाला के लिए लॉर्ड डलहौजी से अनुदान भी दिया गया था। 1857 ईस्वी तक इस प्रकार की पाठशालाओं की संख्या भारत में 100 से भी ज्यादा हो गई थी, जो भिन्न भिन्न नगरों में स्थापित थे। इस समय सामाजिक धार्मिक आंदोलन के फलस्वरूप ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल समाज आदि कई उन्नतिशील संस्थाएं शिक्षा के विकास में संलग्न थे। दक्षिणी शिक्षा समिति तथा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी शिक्षा के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान कर रही थी। 1890 ईस्वी में आर्य समाज ने पंजाब में स्त्री शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। फलतः 1907 ईस्वी में भारतीय स्त्री समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसने भारतीय महिलाओं में चेतना जागृत करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। इसके 2 वर्ष पश्चात श्रीमती रमाबाई रानाडे ने पूना में पूना सेवा सदन की स्थापना की। यह क्रम यहीं समाप्त नहीं हुआ, अपितु 1974 ईस्वी में विमेन मेडिकल सर्विस का गठन किया गया ताकि महिलाओं को चिकित्सा संबंधी ज्ञान प्रदान कराया जा सके। नर्स और मिडवाइफ की शिक्षा प्राप्त महिलाओं को सेवा के बदले पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। 1916 ईस्वी में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना ने महिलाओं को डॉक्टर बनने के स्वप्नों को भी साकार किया। साथ ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और मैटरनिटी एवं चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो की स्थापना के पश्चात महिलाओं को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि ये योजनाएं उनके लिए अत्यधिक कल्याणकारी व हितकारी सिद्ध हुई। इन संस्थाओं की स्थापना से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न सेवाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त बड़े सरकारी पदों पर कार्य करने लगी और निम्न वर्ग एवं कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी विभिन्न उद्योगों से जुड़ने लगी। महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात महिला मताधिकार प्राप्ति की दिशा में भी प्रयास किया। 1917 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल पहली बार भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू से मिला और उन्होंने महिला मताधिकार के प्रस्ताव को उनके समक्ष प्रस्तुत किया और आगामी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के अंतर्गत महिला मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई। तत्पश्चात अपने प्रथम प्रयास की सफलता से
प्रोत्साहित होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ महिलाओं ने इंग्लैंड तक की यात्रा भी की और 1919 ईस्वी में व्यवस्थापिका सभाओं में महिलाओं को मतदाता बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 1920 ईस्वी के पश्चात महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त करके भारतीय महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया, जिससे उनमें चेतना और जागृति का संचार हुआ तथा 1926 ईस्वी में उन्होंने अपना एक अखिल भारतीय संगठन खड़ा किया, जिसका प्रथम अधिवेशन पूना में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में भारतीय महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों और कानूनी बाधाओं को दूर करने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। श्रीमती मार्गरेट काजिन्स ने भारतीय महिलाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धीरे धीरे इस अखिल भारतीय महिला संगठन को महत्व प्राप्त होने लगा और अनेक गणमान्य महिलाएं इससे संबद्ध हो गईं। भारत सरकार की नीति महिलाओं को जागृत करने की थी। फलतः 1935 ईस्वी में संविधान द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुछ स्थान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी महिलाओं को शासन में उच्च पद प्रदान करके प्राचीन भारतीय आदर्श का अनुकरण किया, जिससे कई भारतीय महिलाओं को अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कानून भी पारित किए गए। हम कुछ कानूनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1952 ईस्वी में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए एक्ट ऑन वुमेन लीगल राइट पारित किया गया। 1952 ईस्वी में महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए भी एक कानून बना। 1954 ईस्वी में स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया गया। 1955 ईस्वी में तलाक का विवाह से संबंधित एक कानून मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट पारित किया गया। 1956 ईस्वी में मातृत्व एवं संरक्षण के संबंधित हिंदू मैटरनिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट बनाया गया। 1956 ईस्वी में ही गोद लेने से संबंधित एक कानून अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पारित किया गया। उत्तराधिकार के संबंध में एक कानून इंटेस्टेड सक्सेशन एक्ट ऑफ हिंदू कोड बिल भी 1956 में पारित किया गया। अनाथालयों और विधवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑर्फेजेंस एंड विडोज होम एक्ट बनाया गया। दहेज से संबंधित डायरी एक्ट 1961 में जनहित में पास किया गया। 2006 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध भी एक कानून पारित किया गया ताकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके। महिला व बाल बंधुआ मजदूरों के हितों के लिए भी कानून बनाए गए। जेल अधिनियम में सुधार किया गया। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन शोषण से बचने के लिए भी नियम बनाए गए। बहुविवाह के विरुद्ध भी नियम बनाकर उसे पूर्णतः निषेध घोषित कर दिया गया। परंतु इसका तात्पर्य यह कदाचित नहीं है कि सरकार इन नियमों और उपनियमों के निर्माण के बाद महिलाओं के प्रति अपने कर्तव्यों का अंत मान लिया है। वस्तुस्थिति यह है कि
महिलाओं की सुरक्षा और उनके कल्याण हेतु सरकार अब भी जागरूक है और इस दिशा में वह निरंतर प्रयास कर रही है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए अनेक सुधार कार्यों का संपादन किया जा रहा है। हिंदू समाज में बाल विवाह की प्रथा काफी समय से चली आ रही थी, जिसके कारण देश में बाल विधवाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। उन्हें समाज में पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी। उनका जीवन अत्यधिक दुखपूर्ण था। उन्हें संयम पूर्वक सदाचार का आचरण व्यतीत करना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ता था। 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से भारतीय सरकार ने विधवा विवाह अधिनियम पारित किया। रमाबाई और उनके द्वारा स्थापित शारदा सदन के माध्यम से भी विधवाओं को विवाह हेतु प्रोत्साहन दिया गया। 1886 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना के द्वारा महर्षि कर्वे ने विधवाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। कालांतर में ऐसे आश्रम विभिन्न शहरों में खोले गए ताकि विधवाओं को भयमुक्त और उत्पीड़न रहित आवास प्रदान किया जा सके। 19वीं शताब्दी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय धर्म सुधारकों के द्वारा समाज में प्रचलित कुछ कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सती प्रथा भी हिंदू समाज में माथे पर एक कलंक के समान थी। भारत में प्राचीन काल से ही यह प्रथा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के पास दो विकल्प बचते थे। एक, वह अपने पति के साथ आग में जलकर सती हो जाए। दूसरा, वह आजीवन वैधव्य का जीवन, जो अपमानजनक व उत्पीड़क है, व्यतीत करने के लिए तैयार रहे। महिलाओं ने संपूर्ण जीवन वैधव्य के दुख सहन करने की अपेक्षा सती होना अधिक श्रेयस्कर माना और इस प्रथा को बल मिला। कहीं कहीं अनिच्छुक महिलाओं को उनके परिजनों ने बलपूर्वक सती होने के लिए बाध्य किया ताकि वे उसकी संपत्ति को प्राप्त कर सके। अग्नि के तेज से पीड़ित अनिच्छुक महिलाओं ने यदि चिता से उठकर भागने का प्रयास किया तो उसे बलपूर्वक अग्नि में ढकेल दिया जाता था। इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास मुस्लिम और मुगल शासकों ने भी किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। अंग्रेज शासकों और धर्म प्रचारकों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और इस संबंध में कानून भी पारित किया। राजा राम मोहन राय जैसे महान सुधारक ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि इस प्रथा को समूल नष्ट किया जा सके। अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित कठोर अधिनियम के फलस्वरूप धीरे धीरे इस प्रथा में कमी आने लगी। इस समय समाज में शिशु हत्या जैसी बुराई भी विद्यमान थी। बंगाल में अक्सर नवजात शिशुओं को देवी के सम्मुख बलि दे दी जाती थी। राजपूतों में भी कन्या शिशु हत्या का कई परिवारों में प्रचलन था। सरकार ने नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए कानून बनाए और शिशु हत्यारों को दंड का प्रावधान किया। कालांतर में सरकार ने 1902 ईस्वी में इस कुप्रथा के विरुद्ध कानून पारित किया और जघन्य प्रथा की समाप्ति का मार्ग उन्मुख हुआ। महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन मध्यकाल में अत्यधिक बढ़ गया था। दोनों हिंदू और मुस्लिम महिलाएं पर्दा में रहती थीं। हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलाएं इसे अत्यधिक कठोरता से पालन करती थी, जिसके फलस्वरूप
शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हो गया था। परंतु आधुनिक युग में जब शिक्षा के क्षेत्र में पुनः विकास प्रारंभ हुआ तो शिक्षित महिलाओं को पर्दा रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ और उन्होंने इसे त्याग कर सुख की सांस ली। यद्यपि आज भी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं पर्दा करती हैं और गांव में रहने वाली महिलाओं में इसका प्रचलन भी है। मध्यकाल में भारतवर्ष में बाल विवाह कुप्रथा सर्वत्र व्याप्त थी। ऐसे भी उदाहरण प्राप्त होते हैं जब माता पिता दूध पीते बच्चों और गर्भस्थ बच्चों का विवाह निश्चित कर देते थे। ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने सर्वप्रथम इस अनिष्टकारी कुप्रथा को अंत की ओर ध्यान आकर्षित कराया। 1880 ईस्वी में इस विषय पर एक पुस्तक प्राप्त करके लोगों को इस प्रथा की बुराइयों से अवगत कराने का प्रयास किया गया तथा 1901 में बाल विवाह निरोधक कानून बनाकर बालक एवं बालिकाओं की आयु 16 वर्ष और 11 वर्ष निश्चित की गई। बाद में इस आयु में संशोधन करके 18 वर्ष और 14 वर्ष किया। वर्तमान में विवाह की आयु सीमा 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दी गई है। शिक्षा के विकास के कारण अब बाल विवाह की घटनाएं लगभग नगण्य हो गई हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, किंतु 18वीं शताब्दी तक यह अत्यंत हीन अवस्था में रही। 19वीं सदी में पुनः इनके जीवन में प्रगति के चिन्ह दिखाई देने लगे, जिसका कारण सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तकों के प्रयास थे। 1857 की क्रांति से पहले भारत में बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु कई स्कूल स्थापित हो गए थे और कुछ बालिकाओं के लिए अलग स्कूल भी स्थापित हुए थे। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय महिला समिति की स्थापना के बाद महिला शिक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया और कॉन्वेंट कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर नारियों ने इस संबंध में चिंतन कर दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसित होने लगी और उन्हें प्रशासन व चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की प्रगति उत्साहवर्धक थी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर भारतीय महिलाओं ने अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन किया। वे महिलाएं जिन्हें प्रारंभ में मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं था और जिसे प्राप्त करने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा था, उन्हें राजनीति में इस प्रकार की प्रगति प्राप्त करते देखना सुखद प्रतीत होता है। महिलाओं की कूपमंडूकता प्रारंभ में उनकी हीन दशा के लिए उत्तरदायी मानी जाती थी, जो अनेकोनेक वैधानिक अधिकारों के प्राप्त हो जाने के बाद भी उनका लाभ उठाने की दिशा में निष्क्रिय रही। संपत्ति विषयक अधिकार की प्राप्ति भी उनकी आंखें पूरी तरह से खोल पाने में पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुई। अनेक महिला कल्याणकारी नियमों और योजनाओं तथा भूमि क्रय करने का रजिस्ट्रेशन में छूट जैसे कार्यों से सरकार ने अपना ध्यान महिलाओं के कल्याण की दिशा में उठाया। ग्रामीण महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी सरकार ने प्रदान की। महिलाओं के लिए आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा कई महिला हितकारी कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाने लगा। परिवार नियोजन के माध्यम से
सुखी व संपन्न बनाने का प्रयास किए गए तथा लघु उद्योगों को चलाने के लिए महिलाओं को ऋण दिए जाने की व्यवस्था कर सरकार ने इनके विकास और उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। समाज में अभी भी ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे महिलाएं पीड़ित रहती हैं। वर्तमान में छेड़छाड़ की समस्या सबसे विकट है और इससे जुड़ी हुई अन्य समस्याएं अपहरण और बलात्कार की है, जिनको करने वाले अपराधी कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर बच जाते हैं और निरीह महिला निरंतर उस दंश से पीड़ित रहती है। यदि दंड कठोर कर दिए जाए तो संभव है कि अपराधी अपराध करने से भयभीत हो और महिलाएं सुरक्षित अनुभव करने लगे। साथ ही भ्रूण हत्या और दहेज हत्याओं की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वैश्यावृत्ति की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। विद्या मंदिरों में भी अनाचार व्याप्त है। शिक्षिकाओं का प्रबंधक शोषण करते हैं। गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता कलंकित हो गया है। समाज में अनैतिकता का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे भी अनाचार और अनैतिकता की ओर उन्मुख होते हैं, जिससे महिलाओं के साथ देश और समाज को भी हानि होती है। 1975 ईस्वी में सरकार ने महिला वर्ष के रूप में इस आशय से घोषित किया ताकि महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सके, किंतु उसे अपने उद्देश्यों में केवल आंशिक सफलता ही हाथ लगी और महिला शिक्षा के विकास की दर कुछ बढ़ गई, किंतु फिर भी महिलाओं की स्थिति में कोई प्रशंसनीय सुधार नहीं हो सका। बाल विवाह और बहुविवाह की घटनाएं ग्रामीण अंचल में अक्सर होती रहती हैं। 1848 में मानव अधिकारों की घोषणा के समय सभी लिंग भेद को समाप्त किया जाना घोषित किया गया, परंतु आज भी यह स्थिति समाज में दृष्टिगोचर नहीं होती। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में यह भेदभाव आज भी उस घोषणा को मुंह चिढ़ा रहा है, क्योंकि प्रतिसत्तात्मक समाज में नारी को कभी भी पुरुष के समान स्वीकार नहीं किया गया। पुरुष नारी को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर उस पर मनमानी करते हैं और उसे उत्पीड़ित करते हैं। अतः यदाकदा समाज में आत्महत्याओं की घटनाएं घटित होती रहती है। सरकार की घोषणा के बाद भी समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत व्यवहार में लागू नहीं है। घरेलू हिंसा एक्ट 2006 के बाद भी ऐसी घटनाओं को विराम नहीं लग पाया है। आज भी महिलाएं केवल भाग्य के सहारे जीवन व्यतीत करती आ रही हैं और पुरुष प्रधान समाज उनकी उन्नति के मार्ग में मील के पत्थर की तरह अड़ा हुआ है। सामान्यतः पुलिस महिलाओं की स्थिति को सुधारने की ओर उन्मुख है, किंतु ऐसी घटनाओं का भी अभाव नहीं है। जब खाकी दागदार हुई है और महिलाओं का उत्पीड़न ना किया गया हो। वस्तुतः देश और समाज का कल्याण तभी संभव है जब सभी महिलाएं व पुरुष नैतिकतापूर्ण आचरण करें और अपनी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करें। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और सर्वत्र
अराजकता व निराशा का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। निसंदेह हमारी सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्तरोत्तर उत्थान के लिए प्रयासरत है। उसने अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा आदि सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अबला के स्थान पर सबला बनाना है। 1992 से 1993 ईस्वी तक चलने वाली 1992 में प्रारंभ की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण हेतु भी अनेक कदम उठाए गए। साथ ही सरकार 30% महिला आरक्षण के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास कर रही है। अनेकों सुख सुविधाओं की प्राप्ति के फलस्वरूप एक और महिला साक्षरता की दर निरंतर बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर औसत आयु में भी वृद्धि हुई है। स्थानीय सेवाओं के साथ महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में भी चुनी जा रही हैं। उनके लिए समान पद और समान वेतन की नीति भी अब कार्यान्वयन में आ गई है। फिर भी महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। राजकीय सेवाओं में कार्यरत महिलाएं भी अपने आप को भयमुक्त अनुभव नहीं कर पा रही हैं और निरंतर खतरों से जूझने के लिए बाध्य हो गई हैं। भारतीय संविधान की धारा 15, 16, 21, 41, 43, 44 एवं 45 में महिलाओं के उद्धार हेतु उन्हें अनेक सुविधाएं दिए जाने का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु फिर भी महिलाएं उन्नति के पथ की ओर अग्रसरित होने में आंशिक रूप से ही सफल हो पाई हैं। निम्न एवं दलित वर्ग की महिलाओं के उत्थान की ओर भी हमारी सरकार अनेक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। ईसाई धर्म प्रचारकों को जिस निम्न जाति के हिंदुओं को बलात् ईसाई बना लिया था, आर्य समाज ने अपने शुद्धि आंदोलन के द्वारा उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कर लिया। 1916 ईस्वी में बंबई में स्थापित दलित वर्ग सुधार संस्था, गांधी जी के हरिजन आंदोलन और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पारित विभिन्न कानूनों ने भारत के दलित वर्ग को उन्नति की ओर अग्रसारित किया है, परंतु सरकार के अनेक प्रयासों के बाद भी दलित वर्ग की स्थिति में असंतोषजनक ही सुधार हो पाया है। अंत में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि महिलाओं की पारंपरिक और वैधानिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न सरकारी अधिनियम पारित किए गए हैं। कुछ अधिनियम सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने भी प्रयास किए और कुछ धनिक वर्ग के लोगों ने महिलाओं के संरक्षण गृहों की स्थापना की और ध्यान दिया, परंतु फिर भी महिलाओं की वैधानिक स्थिति में कोई विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन
दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि आज भी अज्ञानता, मजबूरी और प्रलोभन के कारण महिलाएं वेश्यावृत्ति से जुड़ने के लिए बाध्य होकर बीमारियों की शिकार हो जाती हैं और जीवन पर्यंत दुखद जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होती हैं। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आज भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए महिला कल्याणकारी कानूनों में संशोधन किए जाने की महती आवश्यकता है और महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान तभी प्राप्त हो सकेगा जब हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो आचरण और व्यवहार होता है उस सोच और विचारधारा में परिवर्तन किया जाए, अर्थात जन चेतना इसके लिए सबसे आवश्यक तत्व है। तभी महिलाओं को एक सम्मानपूर्ण एवं वैधानिक स्तर पर सुरक्षा और उनके अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक काल में महिलाओं के लिए वैधानिक अधिकार दिलाने हेतु ब्रिटिश काल के दौरान और उसके बाद स्वतंत्र भारत के संविधान के द्वारा भी निरंतर प्रयास किए गए हैं और उनकी स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है, जो उनके शिक्षा के बढ़ते स्तर और उनके जीवन प्रत्याशा से भी ज्ञात होता है। लेकिन अभी भी वांछित परिणाम आने बाकी हैं, क्योंकि इस दिशा में कितने भी प्रयास किए जाए, अगर उन प्रयासों को जन समर्थन ही ना मिले तो वे प्रयास सारे निरर्थक होते हैं। लेकिन काफी हद तक इसमें हम पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है। अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए जाने बाकी है, तभी जाकर इस समस्या को पूर्णतया समाधान किया जा सकेगा। तो हम आज अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। सॉरी। हम उम्मीद करते हैं कि आप आधुनिक काल में महिलाओं के अधिकार, वैधानिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्याएं या सवाल आपको शेष नहीं रही होगी। तो हमने आज जो पढ़ा उसके आधार पर हम देखते हैं कि हमें इससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक में दो प्रकार से प्रश्नों को रखा जा सकता है, तो आपको उनकी तैयारी करनी होगी। एक आपसे जैसे आधुनिक काल में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको आजादी के पूर्व से लेकर आजादी के पश्चात और यहां तक कि वर्तमान की स्थिति को दर्शाना होगा। अब इसके अलावा एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आजादी से पूर्व महिलाओं की, आधुनिक काल में आजादी से पूर्व महिलाओं की वैधानिक दशा पर प्रकाश डालें। तो इसके लिए आपको आधुनिक काल जहां से प्रारंभ होता है वहां से लेकर आजादी होने तक के समय में जो भी ब्रिटिशों के द्वारा सुधार कार्यक्रम और समाज सुधारकों द्वारा जो सुधार कार्यक्रम अपनाए गए उनकी चर्चा और व्याख्या करनी होगी। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद महिलाओं के वैधानिक स्तर में सुधार हेतु कौन कौन से कार्य सरकार के द्वारा संचालित किए गए, उन पर एक निबंध लिखें। तो प्रश्न आपको आजादी से पूर्व, आजादी से बाद महिलाओं की स्थिति या दशा से संबंधित हो सकते हैं, या एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत में महिलाओं के वैधानिक अधिकार के विषय में एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो वैसी स्थिति में आप हमने जो आज पूरा बताया है उन सब चीजों को वहां दर्शा सकते हैं। इस तरह से इस टॉपिक से मूल रूप से 3 प्रश्न आने की संभावना है। आप इस टॉपिक को ऐसे तैयार करेंगे कि आपको वो तीनों प्रश्न आपसे पकड़ा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल शेष होगा।
क्योंकि मैंने आपकी सारी समस्याओं का और सारे सवालों का जवाब दे दिया है। यदि फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गए हों जो मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिखकर भेज दें। मैं उनका यथाशीघ्र आपको उसका जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। और इसी विश्वास और मंगल कामना के साथ कि आप इस लॉकडाउन अवधि में भी अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रखेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करके जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, संभवतः आपके एग्जाम की तारीखें आ जाएंगी, तो आप अपनी पढ़ाई इस YouTube वीडियोस के माध्यम से करते रहें। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में भेजें, अथवा आपके पास हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर लें। और यदि ऑनलाइन क्लासेस में आप शामिल हो सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हो जाएं। हम वहां से आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।